हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब हेल्दी तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे मुझे लगता है कि। और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अच्छे प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे जिससे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। जेईई मेंस में आप एक अच्छे नंबर के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ आप क्वालिफाई कर सको, इसका हमें उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 टॉपिक इसके अंदर मोटा मोटा होते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, मोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। वैसे हमने देखा है कि जेईई मेंस में उतने कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं कंपेयर टू जेईई एडवांस। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ठीक हैं तो आपको इसमें फायदा होगा। टेंजेंट नॉर्मल में थोड़ा बहुत आपको, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले भी अगर हो तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। उसके अंदर आपको उसके अंदर कुछ चीजों का टेंजेंट, जैसे कि हाइपरबोला में, पैराबोला में अगर रेडीमेड अगर आप यूज करते हो तो आपका कैलकुलस के बजाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब फॉर्मूले आएंगे ना तो आपको ज्यादा फास्ट और काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एट एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन दिस कर्व इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, है ना। तो हम लोग एक्स इंटरसेप्ट के मतलब क्या समझते हैं, मतलब आप जैसे कर्व तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक इस तरीके का कोई भी कर्व लेते हो और मान लीजिए उस पर एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हो, तो पहले आप मान लो इसका स्लोप m हो, जो कि m dy बाई डी एक्स से आएगा उस पॉइंट का, है ना। तो y माइनस y1, उस पॉइंट का नाम अगर x1 y1 हो, इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। अगर आपको x इंटरसेप्ट पता ना करना है तो आप y0 डालोगे, y0 डालोगे तो आपका x कितना निकल के आएगा, x1 माइनस y1 बाई m, ऐसा निकल के आएगा और m dy बाई डी एक्स से निकलेगा। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट, यही आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा, यही आपका जैसे ओ ए डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रही है कि ये किससे प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली बात आप ये समझे कि हमें डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इस कर्व को। तो माइनस 2a अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2b अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब इससे आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज m फॉर अस इज इक्वल टू माइनस a अपॉन एक्स क्यूब, और ये टर्म उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई क्यूब अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। और अगर हम उस पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं एट p, तो इसमें हम बेटर है कि x1 y1 भर लें। साथ में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पॉइंट है आपका वो कर्व पे भी लाई करता है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इज़न्ट इट। तो वहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि इस समय जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारा ये है कि ओ ए की ज़रूरत है हमें, है ना। तो ओ ए जो है हमारा x1 माइनस y1 बाई एम है। तो y1 बाई एम मतलब ये तो m था, ये हमारा m था, ये m था ना। तो y1 बाई एम, तो y1 बाई एम यहाँ से सॉल्व कर डालें, कितना आएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ। y1 बाई एम इज इक्वल टू माइनस b x1 क्यूब अपॉन a y1 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ रख लेते हैं y1 बाई एम की जगह पे, तो प्लस b x1 क्यूब अपॉन a y1 स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि b अपॉन y1 स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, b अपॉन y1 स्क्वायर। तो b अपॉन y1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, x1 प्लस b x1 क्यूब अपॉन a, b भी हटा दूंगा मैं यहाँ से, b बाई y1 स्क्वायर वहाँ से कितना आ रहा है, 1 माइनस a बाई x1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, x1 क्यूब बाई a, और जो पीछे वाला टर्म है उसमें क्या हो रहा है, ये कैंसिल होकर के x आ रहा है यहाँ से, और ये x माइनस में आ रहा है तो इसको कैंसिल कर देगा, तो वो कट जा रहा है एक्चुअली में। तो बस इतना ही बच रहा है हम लोग का, चेक कर लो आप एक बार, इतना ही आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ओ ए डिस्टेंस आएगा वो क्यूब ऑफ एब्सिसा मतलब x1 कोऑर्डिनेट हुआ, उस पर डिपेंड करता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू, ओ ए इज नाउ प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सिसा, इसके प्रोपोर्शनल है कि ए तो कोई कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम हो गया। ठीक है,
तो आप ऐसे रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो, जैसे आप इंटरसेप्ट पहले याद करके रख लो कि एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है। अगर आपको मान लो वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो भी याद रखो कि ओ बी कितना होगा। ओ बी में आप क्या करो, एक्स जीरो डाल दोगे। तो मान लो आपको ओ बी निकालना है तो y1 माइनस एम x1 की ज़रूरत है। तो आप ये दो चीज़ें रेडीमेड रखो याद, ताकि आपको टाइम बचे, कुछ 10 सेकंड 5 सेकंड कहीं से ही बचाना है अपने को, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट, मतलब इस कर्व पे, ये कर्व इस वाले कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और दो टेंजेंट या तीन टेंजेंट पता नहीं कितने हैं, देखते हैं। वेयर इट इंटरसेक्टेड बाय द कर्व दिस। अच्छा, तो दोनों कर्व को पहले सॉल्व करते हैं, है ना। लेट अस फर्स्ट सॉल्व द टू कर्व्स, देखते हैं उससे क्या होता है। तो दोनों का y हम लोग चाहें तो इक्वेट कर लें, है ना, y इक्वेट कर लें। तो इसका y कितना आ रहा है और उसका y कितना, तो y उसका तो आ रहा है 1/x² + 1, और इसका y कितना आ रहा है, इसका y आ रहा है 1/x + 1, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वेट करें आप, तो उससे हमें पॉइंट्स मिलेगा 1/x² + 1 = 1/x + 1। इससे हमें मिलेगा x² + 1 = x + 1, x² = x, दैट मीन्स x = 0 और 1। दो पॉसिबिलिटी आ रही है, उसे करस्पॉन्डिंग हम लोग y निकाल लेते हैं। तो y किसी भी कर्व से पूछ लो, इससे आप पूछोगे 0 डाल करके तो 1 आ रहा है, और 1 डाल के पूछ रहे हो तो हाफ आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हमें टेंजेंट्स किस पे ड्रॉ करना है, तो हमें टेंजेंट्स इस कर्व पे ड्रॉ करना है, दैट इज ऑन दिस कर्व। तो इसका dy/dx हमें चाहिए। तो dy/dx इसका निकालो, कितना आ रहा है, x² + 1 होल स्क्वायर माइनस, और फिर उसके बाद 2x, ये आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, है ना। अब इसमें आप दोनों तरह के स्लोप्स के उपाय करो। जैसे फर्स्ट स्लोप मान लीजिए आपने फर्स्ट पेयर 0 1 वाला पेयर लेते हो आप, तो उसके हिसाब से फर्स्ट स्लोप कितना आ रहा है, फर्स्ट स्लोप आ रहा है, आप 0 डाल के 0 आ रहा है, और सेकंड स्लोप कितना आ रहा है, वो जो दूसरा पेयर है 1,5 डाल करके, तो 1 डालोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे 4 माइनस, तो -½ आ रहा है यहाँ से, है ना। ये आप देख लो, दो स्लोप्स हम लोग को वहाँ से मिल जाएगा। हमें दो टेंजेंट लिखने हैं, तो y - y1 = 0, स्लोप 0 है, तो पहला टेंजेंट तो ये हो गया। दूसरा y - y1 = स्लोप x - x1, ठीक है, किया गया। अब हम लोग को दोनों को सॉल्व करना है, तो क्यों नहीं हम y = 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ½ -½ x - 1, इससे आपको x कितना मिला देखो तो जरा, तो ये आपको x = कितना आ रहा है, जैसे -1 आएगा तो -1 तो कट ही जाएगा उधर से, तो x = 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 0x है और y1 है, यहाँ से y1 मिला था ना यहाँ से, तो आपको फाइनली वो पॉइंट मिलेगा 0,1। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स। तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, आपको इसमें टेंजेंट दोनों लिखने हैं विद दीज स्लोप्स, और उसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है। A curve is represented by the equations this and this. If the tangent at the point on the curve this meets the curve again. मतलब कर्व, अब कर्व कैसा है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। मान लो जैसे ऐसे होते हैं ना कर्व्स, जैसे कि कर्व को दोबारा मिलते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट डाला और कर्व को दोबारा मिला तो आपको PQ डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, विल ट्राई। तो इसमें इस पॉइंट का नाम तो दे रखा है इन्होंने, π/4 के नाम से इस पॉइंट को निकाल सकते हो। π/4 इसमें डालोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो पॉइंट तो पता है, Q बस पता लगाना होगा, ठीक है ना। तो Q पॉइंट को भी मैं इसी फॉर्म में मान लेता हूँ, sec²t, cot t, ठीक है। वो t दूसरा होगा, π/4 के अलावा कोई दूसरा होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले dy/dx निकालता हूँ एट p, है ना। तो dy/dx कितना हो जाएगा, ऊपर से डिफ्रेंशिएट करो y को पहले, तो -cosec² और इसका भी करें 2 sec t, और sec t का डेरिवेटिव sec² tan t, ठीक है। और इसमें आप डाल दें t = π/4, तो इससे कितना आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे, ये -½ आ रहा है, ठीक है। अब जब ये डेटा आ रहा है तो आप इस टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिखो, आप तो बस ये करो कि यहाँ का जो स्लोप है टेंजेंट का और ये जो कॉर्ड का जो स्लोप है PQ कॉर्ड का, वो मैच करेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ शुड मैच, है ना।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया है -हाफ। अब स्लोप ऑफ पी क्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्यू का कोऑर्डिनेट तो अभी वही रखूंगा मैं, cot t -1 अपॉन sec स्क्वायर t -2, ठीक है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप बताओ। हम लोग इसको tan में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसा करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, tan में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो sec स्क्वायर t को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर t लिख सकता हूँ, -2, है ना। और ये -2 उधर ले चलता हूँ, तो इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/tan t लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इससे मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, कौन सा, इससे मुझे दिख रहा है tan क्यूब t, है ना, tan क्यूब t, और ये दोनों मिल करके -4 बन रहे हैं और एक वहाँ +1 है, तो -3 भी हो जाएगा, तो -3 tan t, ठीक है। और कांस्टेंट कितना आ रहा है, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप tan t की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दो वैल्यू तो वही आ जाएंगे जो पहले हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखो π/4 के नाम पे आपने टच किया तो दो वैल्यू तो वहीं से आ जाएगा। तो तीसरा वैल्यू हम लोग सम ऑफ रूट से निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ रूट से इसका तीसरा वैल्यू -2 आ जाएगा। क्या किया मैंने, यहाँ पे टेंजेंट था तो tan t के जो वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं π/4 से 2 बार वो 1 आ रहा है। वैसे भी आप चेक करो 1 डाल करके इसमें रूट्स आ रहे हैं, एक और फैक्टराइज करके आप तैयार कर सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है tan t = -2, है ना। तो वो हमारे q के लिए काम आएगा। तो q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, अब बताओ। -2 वहाँ डालो, tan t की वैल्यू तो कितना हो जाएगा। आप sec स्क्वायर t का मतलब क्या समझते हो आप, sec स्क्वायर t का मतलब ये समझते हो कि tan स्क्वायर t +1 तो 415 हो जाएगा, और cot t की वैल्यू -हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप डिस्टेंस पी क्यू निकालो, तो डिस्टेंस पी क्यू कितना हो जाएगा, p और q के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो 3a² 3/2 का स्क्वायर √। तो इससे आपको होपफुली जो भी वैल्यू आना है सो आ जाएगा। यहाँ पे 3 तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, 3/2 √5, ठीक है। इस तरह का वैल्यू इससे आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या सीखा, आपका जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है वहाँ पे रूट्स जैसे रिपीटेड दिखता है तो उसका हम लोग फटाफट फ़ायदा उठाते हैं, और सम ऑफ रूट से हमने उसका तीसरा रूट निकाल लिया जो क्यू के लिए काम आ रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू दिस कर्व। ना ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये JEE एडवांस का बहुत पुराना 90s का सवाल है, जिसमें लोगों से पूछा ये नहीं गया था कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हैं, उसमें ये पूछा गया था कि आप वर्टिकल टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालें, ठीक है ना। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि हम लोग जब वर्टिकल टेंजेंट वहाँ निकालने जाते हैं ना, तो एक पॉइंट सॉल्व होता है वहाँ पे जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट निकला, और एक सॉल्वेबल नहीं होता है। तो लोगों ने उस जमाने में क्या किया होगा वी डोंट नो, आंसर्स में जिसका निकल रहा होगा उसका ले लिया होगा। बट आई वांट टू हाईलाइट द फैक्ट कि अगर नंबर ऑफ टेंजेंट्स तुम्हारे को पूछे जाएं इस क्वेश्चन में, तो क्या आप इसमें 2 बताओगे कि 1 बताओगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, है ना। तो पहले मैं वो चेक करता हूँ कि पहले हम लोग वर्टिकल टेंजेंट्स का पोजीशन कैसे पता लगाते हैं। तो ऑब्वियसली वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हो, वहाँ पर dy/dx इन्फिनाइट होना चाहिए, है ना, तो अनडिफाइंड होना चाहिए एक तरीके से। तो dy/dx जो है लाने के लिए हम पहले उपाय करते हैं यहाँ से, तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस कर्व को। तो dy/dx - e⁻xy 1 + x dy/dx, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन चल रहा है ना। आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, वैसे तो आपके पास इम्प्लिसिटली डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और तरीका आपके पास अवेलेबल है, -fx/fy विच इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव से निकालो या जैसे भी निकालो, dy/dx फटाफट निकालो। तो dy/dx इसका कितना आ रहा है, रिमेनिंग टर्म्स उधर ले चलते हैं, ये -1 अपॉन 1 - x e⁻xy, चेक कर लो एक बार, 1 - x e⁻xy, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आपका dy/dx में ये डिनोमिनेटर जो है अगर 0 अप्रोच करेगा तो आपका ये इन्फिनाइट अप्रोच करेगा dy/dx, है ना। तो हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर 1 - x1, मैं पॉइंट का नाम x1 y1 कर लेता हूँ, जिसके नाम पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आई विल अज्यूम कि ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, कौन सा e⁻x1 y1 1 नहीं होना चाहिए, मतलब वो हम देख लेंगे हम, ऊपर वाला 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, आएगा तो उसके लिए अलग रिसर्च करना पड़ता है।
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ इससे। 1/x1 इज इक्वल टू ई x1 y1 आ गया, लॉग लगा लो तो log x1 इज इक्वल टू x1 y1 आ गया यहाँ से, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्व के ऊपर भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ से हम चाहें तो जरूरत के हिसाब से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो e का पावर x1 y1 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ से इसमें तो क्या दिखेगा, 1/x1 इज इक्वल टू y1 प्लस x1, ठीक है, वहाँ से ये दिखेगा। दैट मीन्स कि इस y1 को ये भी सेटिस्फाई करने का मौका मिलेगा ऐसे। और तो ये वाली वैल्यू को अगर हम चाहें तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस जगह पे, तो कितना आ जाएगा, x1 माइनस 1/x1 माइनस ln x1। तो ln x1 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, ln x1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन भी चेंज करना हम लोग को, है ना। तो ये आपको आना चाहिए था कितना, y1 हमने यहाँ से कितना सब्स्टिट्यूट किया, 1/x1 इज इक्वल टू y1 प्लस x1, ठीक है ना। y1 आ गया 1/x, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस साइन यहाँ चाहिए, माइनस x1 चाहिए, ये माइनस चाहिए प्लस चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ माइनस प्लस करेंगे तो कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये माइनस कैंसिल कर लूँगा मैं, तो इससे आ जाएगा 1x1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो हम लोग एक नॉर्मल बात करते हैं उसमें कि लॉग का ग्राफ इस ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, y इक्वल टू लॉग s ले लेता हूँ और दूसरा ग्राफ ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लोगों ने क्या किया होगा उस ज़माने में, जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि इसको गेस किया होगा कि इसका एक सॉल्यूशन जो है x1 इक्वल टू 1 है। चेक करो, x1 इक्वल टू 1 ट्रायल पे सॉल्व किया होगा, 1 डालने पे ये दोनों साइड बैलेंस हो जा रहा है, तो एक तो वो पॉइंट पकड़ लिया होगा। बट मैं आपको ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात की तरफ कि अगर आप इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ ऐसे सिंक करके ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट तो आपने 1 पकड़ लिया अकॉर्डिंग टू दिस, बट क्या एक और पॉइंट है यहाँ पे एक और पॉइंट है, मे बी वी कैन कॉल इट एज x2। तो क्या है, x1 तो आपने मान लो ये पकड़ लिया, एक पॉइंट और है x2 जहाँ पे ये पैराबोला उसको इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको पैराबोला उसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये आपको कैसे पता चला, उस स्लोप से पता चल जाएगा। जैसे लॉग एक्स का स्लोप कितना होता है, यहाँ पे इस जगह पे 1 है इसका स्लोप 1/x के हिसाब से, और 1 पे इसका स्लोप चेक करो 2x है, इसके हिसाब से 2 है, तो इसका मतलब पैराबोला का स्लोप तेज है और इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, तो अंदर से घुस के आया होगा वो, और ऊपर से ये 1 स्लोप वाला है क्योंकि लॉग का स्लोप कम है और इसका स्लोप तेज है, तो नीचे से घुस के गया होगा तभी तो तेज हुआ होगा, है ना। तो उसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट और है यहाँ पे जहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक और सॉल्यूशन की, तो वो सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव वन मोर डेटा बट दिस डेटा वी डोंट नो, रफली बिटवीन 0 और 1 होगा लेकिन वो डेटा हम लोग नहीं जानते हैं। तो इस x2 के थ्रू हम लोग ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं, और इसलिए जब x1 के 2 वैल्यू आएंगे तो ऑब्वियस है कि 2 y1 के वैल्यूज आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक चीज़ और चेक करना है, क्या ये 0 ये 1 होगा क्या, ये एक चीज़ बस ये एक और चेक करना है। तो x1 अगर 1 डाल रहे हो आप यहाँ पे तो y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, y1 की वैल्यू जो भी है वहाँ पे आपको y1 कितनी आ रही है, अगर x1 1 डाल रहे हो तो चेक करो, y1 आप यहाँ से निकाल सकते हो, 0 आ रही है, तो 1 और 0 डाल करके x1 1 आ रही है अगर, तो y1 0 आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 1 ही आ रहा है। नहीं, हम लोग को ये चेक करना था ना ये डेरिवेटिव में कि न्यूमरेटर में क्या हो, न्यूमरेटर में कौन से टर्म्स आ रहे हैं, e के पावर xy माइनस में प्लस -1 है, ठीक है। तो e के पावर x1 y1 1 नहीं होना चाहिए, बस ये देखना था ना हम लोग को, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। तो अगर हम लोगों ने y1 सपोज करो निकाला x1 इक्वल टू 1 के थ्रू, कितना निकाला, 0 निकाला,
यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि इसको हम जीरो करने में इंटरेस्टेड थे, इसको जीरो करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो खैर x2 पे तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होने वाला है, x2 पे तो ये नहीं होने वाला है। x2 पे, x1 पे थोड़ी और कंफर्मेशन की ज़रूरत है, आप देख लेना इसको कि x1 पे आपको वर्टिकल टेंजेंट है कि नहीं है। बट मेरा जो कहना है वो ये है कि आपको 2 पॉइंट यहाँ जरूर मिलेंगे जहाँ पे आपको dy/dx जो है इन्फिनाइट होगा और उससे आपको वर्टिकल टेंजेंट मिलेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि देयर आर 2 वर्टिकल टेंजेंट्स, ठीक है। इधर टेंजेंट टू द कर्व दिस इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट Q, ठीक है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था उस तरह की बात चल रही है। एक कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला, ऐसे। और इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इसको एक्सचेंज कर लो, पावर को x के जगह पे t² डालो, दूसरी जगह पे t³ डालो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप टेंजेंट डालते हो तो यहाँ मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट में काम करता हूँ कैपिटल T² कैपिटल T³ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, इस जगह पे स्लोप निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर dy/dx कितना आ रहा है, p पे ये आ रहा है 3/2t आ रहा है ना। और कॉर्ड का स्लोप से मैच कराऊंगा मैं, तो 3/2t इज इक्वल टू t³ माइनस t³ अपॉन t² माइनस कैपिटल T² माइनस t², ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, रादर देन इसको फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे। इसमें हम लोग को फायदा होने वाला है क्योंकि 2 रूट तो हमें यहाँ से मिल जाता है कम से कम, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3t² माइनस 3t³ 2t³ माइनस 2t³ ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसे मैं कैपिटल T में मैं एक क्यूबिक बनाता हूँ, तो ये क्यूबिक बन रहा है हम लोगों का ऐसा। इसके रूट्स क्या क्या निकलेंगे, एक तो T1 निकलेगा, T1 मतलब वो P वाला कोऑर्डिनेट, और उस जगह पे टचिंग करेगा तो कम से कम 2t तो वहाँ काउंट होगा ही। और Q पे भी एक और वेरिएबल होगा तो वो कैपिटल T होगा। तो सम ऑफ रूट जो इसके निकलेंगे वो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो वो दिख रहा है हमारे को 3t/2। इसका मतलब कि हम लोग को दिख रहा है कितना, t/2 इसको इधर लेकर घटाता हूँ प्लस t = 0, ये दिख रहा है। तो ठीक है, इस कंडीशन को रख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं कैसे, ये देखने के लिए कि ये पूछा क्या गया है। तो पूछा हमें ये गया है कि tan अल्फा tan बीटा, मतलब ये जो लाइनें जो ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग 0 और p को, उसका स्लोप tan अल्फा है। तो आप बताओ स्लोप ऑफ OP कितना होगा, t³ होगा जो कि t आ रहा है। तो ऑब्वियसली यही tan अल्फा हुआ, है ना। और tan बीटा हो जाएगा कैपिटल B, सिमिलर था पैटर्न पे। तो tan अल्फा बाई tan बीटा पूछने का मतलब क्या हुआ कि दे आर आस्किंग स्मॉल t बाई कैपिटल T, इजंट इट। स्मॉल t बाई कैपिटल T यहाँ से निकल जाएगा, स्मॉल t बाई कैपिटल T की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा -2। तो आपको ये डेटा मिल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई कर्व अगर वापस मिलता है टेंजेंट के थ्रू, कोई टेंजेंट कर्व को वापस मिलता है, तो आप कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर कर सकते हो। The coordinates of the point of the parabola were at which minimum distance from the circle। तो आप जानते हो, पहले फिगर बना लो और देखो कि दोनों कर्व्स क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग रहे होंगे। ये सर्कल तो बहुत नीचे है ना, रेडियस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढने के लिए, है ना। तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आता है। तो एक नॉर्मल हम बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है P पे और वो जाकर Q पे मिल रहा है। एनी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर जाता है वो तो नॉर्मल होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको जनरेट करना है तो PQ इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस किसको बोलेंगे हम लोग, मिनिमम डिस्टेंस PQ को बोलेंगे, है ना। अब Q कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूछा पॉइंट पैराबोला पे, है ना। तो पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप जैसे लेते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लेते हो बताओ आप। अगर टेंजेंट नॉर्मल अगर पैराबोला के चैप्टर में पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल के डायरेक्ट इक्वेशंस आते हैं, है ना।
तो उन इक्वेशंस को आप ले करके भी कर सकते हो, है ना, और डिफ्रेंशिएट करके भी ले सकते हो आप। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एम फॉर्म में लिखूंगा अपना नॉर्मल, शायद आपको एम फॉर्म में नॉर्मल याद होगा, तो उसका आपको याद होगा कि यहाँ पे AM स्क्वायर -2AM होता है ना, तो A2 चल रहा है, तो 4M कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट हमारे दिमाग में है। और उसका जो नॉर्मल होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल y = mx - 2am - am³, ये नॉर्मल आ गया। अब कुछ लोगों को जैसे ये नॉर्मल रेडीमेड याद नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, वहाँ डिफ्रेंशिएट करके फिर नॉर्मल लिखेंगे। तो वो जो टाइम है ना, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लिख करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बचा सकते हो आप, क्योंकि वो हमें फ़ायदा है। तो ये अगर फॉर्मूला रेडी है तो बस इसके ऊपर हमें ये कोऑर्डिनेट क्या नाम था, 0, -6 उल्टा लिख दिया मैंने, 0, -6, तो 0, -6 में पुट करना है, पुट 0, -6, तो क्या होगा इससे, -6 = -4m - 2m³, तो 2 कैंसिल करेंगे, माइनस साइन भी कैंसिल करेंगे हम लोग, तो m³ + 2m - 3 = 0। तो इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे, एक रूट तो 1 दिख ही रहा है, तो m² + m + 3, तो सेकंड जो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है इसका d नेगेटिव है, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ m = 1 मिलेगा। जैसे ही आपको m मिला और आपको ये पता है कि फुट ऑफ नॉर्मल कैसा होता है पैराबोला में, तो आपको रेडीमेड तरीके से वो पॉइंट मिल गया, कितना, 2, -4, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को ये चीज़ मालूम नहीं रहेगा रेडीमेड नॉर्मल का, तो क्या करेंगे, अपना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वही 280 80² 280 लेकर के वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके नॉर्मल लिखेंगे, टेंजेंट का स्लोप फिर नॉर्मल का स्लोप लेकर के नॉर्मल लिखेंगे, और फिर उसके बाद सेंटर पर पुट करेंगे। अच्छा, अगर किसी को इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए तो क्या करता है वो आदमी, वो इसके सेंटर से P का पॉइंट डिस्टेंस निकाल देता और उसमें से रेडियस घटा देता, क्योंकि Q निकालने की जरूरत नहीं है, उससे आपका शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाता।